हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लैंगिक जनन में विपरीत अंगों वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन को सहजनन भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिल करके यानी कि निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन को सहजनन भी कहते हैं। इसको हम याद रखेंगे, लैंगिक जनन को हम सहजनन भी कहते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है और मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है। अब शुक्राणु नर युग्मक पाया जाता है और अंडाणु मादा। और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों निषेचन करके यहाँ युग्मनज का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ। लैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1 है, लैंगिक जनन में दो जनक पाए जाते हैं। दोनों के लैंगिक अंग भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में नर जनक और मादा जनक दो पाए जाते हैं, जिनके लैंगिक अंग भिन्न भिन्न होते हैं। यानी लैंगिक अंग भिन्न भिन्न, यानी कि एक नर और एक मादा। दूसरा है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखने वाली बात यहाँ पे पूछा जाता है कि लैंगिक जनन में कौन सूत्री पाया जाता है? अर्धसूत्री, समसूत्री नहीं पाया जाता है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जीवों में निश्चित गुणसूत्र संख्या बनी रहती है। युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 3 है आपका, युग्मकों का निर्माण होता है। नर तथा मादा दोनों निषेचन क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। दोनों निषेचन क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज को इंग्लिश क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं। प्रजनन के संबंध में प्राणियों के जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रजननावस्था और तीसरा है जीर्णावस्था। तो पहला पढ़ेंगे हम किशोरावस्था। किशोरावस्था में है, यह किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है। किशोरावस्था में किसी भी प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था कहा जाता है। जैसे जंतुओं में या मनुष्यों में इसको किशोरावस्था बोला जाता है। अगर पादपों की बात की जाए, वनस्पति की बात की जाए, तो पादपों में इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था को कायिक अवस्था। किशोरावस्था के बाद अब पढ़ेंगे प्रजनन अवस्था। अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रजनन अवस्था। इसके अंतर्गत यह प्राणी की जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह प्राणी की ऐसी अवस्था है जिसमें प्राणी
अपनी प्रजनन क्षमता को विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनावस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्वता होती है। जो लैंगिक अंग होते हैं उनका विकास होता है और मैच्योर हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। जो पुष्पधारी पौधे हैं जब उनमें पुष्प निकलने लगते हैं तब उनमें यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तब हम समझ जाते हैं कि इसमें प्रजनन अवस्था आ गई है। लैंगिक दृष्टि से पुष्पधारी पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम मोनोकार्पिक और उसके बाद फिर पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक के अंतर्गत देखेंगे, ये पौधे अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं। यानी जो मोनोकार्पिक होते हैं वो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं। यह जब पुष्प धारण करते हैं उसके पश्चात क्या करते हैं? फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। फल देने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, निर्जीव हो जाते हैं। जैसे क्या है? गेहूं आप देखते हैं, गेहूं में पहले पुष्प लगेंगे, पुष्प के बाद फल और उसके बाद गेहूं मृत्यु प्राप्त करेगा। इसके बाद चावल और मूली में भी एक बार, गाजर में भी एक बार और केला में भी। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? सब मोनोकार्पिक के अंतर्गत आएंगे। अब मोनोकार्पिक के बाद हम पढ़ेंगे क्या? नहीं, ये देखिए इत्यादि। अब इसमें इसी में है कुछ बहुवर्षीय भी मोनोकार्पिक होते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे नील कुरैंजी पादप होता है, वह 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए पॉलीकार्पिक में यह बहुवर्षीय पादप है जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। यानी यह बहुवर्षीय होता है पॉलीकार्पिक, और एक विशिष्ट मौसम में जब यह परिपक्व हो जाता है तब एक हर वर्ष यह पुष्प धारण करता है और एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करके यह फल उत्पन्न करता है। जैसे क्या हो गया? आम हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया इत्यादि। ये प्रत्येक वर्ष देता है। और जो हमारा मोनोकार्पिक है ये एक बार पुष्प धारण करता है और एक बार फल देता है। पॉलीकार्पिक में इसको जस्ट अपोजिट, या प्रत्येक वर्ष पुष्प और फल धारण करता है। हम पढ़ेंगे जंतुओं में। आइए अब जंतु प्रजनन के बारे में पढ़ लेते हैं। जंतु प्रजनन में है, प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मौसमी एवं सतत। मौसमी एवं सतत। तो आइए जान लेते हैं पहले मौसमी के बारे में। मौसमी प्रजनक माने प्रजनन करने वाले। जो मौसमी प्रजनक वर्ष में एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। जो मौसमी के अंतर्गत आते हैं उनका एक निर्धारित काल होता है, एक निर्धारित समय होता है जिसके अंतर्गत वो प्रजनन करते हैं। जैसे कौन कौन? नंबर 1 मेढक हो गया, छिपकली और अधिकतम पक्षी एवं हिरण। जो अधिकतम पक्षी होते हैं, अधिकतर पक्षी जो होते हैं वो मौसमी होते हैं। यानी उनका एक वर्ष में एक निर्धारित काल होता है जिसके अंतर्गत वो प्रजनन करते हैं। और हिरण और सतत के अंतर्गत क्या आता है? जो सतत प्रजनक होते हैं उनकी लैंगिक परिपक्वता के कारण, यानी लैंगिक इतना परिपक्व हो जाते हो तो लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन क्रिया होती है। अगर उनमें लैंगिक परिपक्वता है तो वह किसी भी काल में, किसी भी समय में वह प्रजनन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? दुधारू पशु, मुर्गियां, चूहा, खरगोश। ये जो है किसी भी काल में यह अपना लैंगिक प्रजनन पूरा करते हैं। देखिए किशोरावस्था में पढ़ चुके,
जननावस्था पढ़ चुके और उसके बाद हम पढ़ेंगे जीर्णावस्था। देखिए तो जीर्णावस्था के अंतर्गत क्या क्या है। यह प्रजननोपरांत यानी प्रजनन के उपरांत, प्रजनन के बाद वाला काल है। यह प्रजननोपरांत काल होता है। इसमें प्राणी के शरीर की कार्यकी एवं संरचना यानी जो शरीर होती है उसकी कार्यकी एवं संरचना का पतन हो जाता है। उसकी जो शरीर की संरचना होती है वो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। शरीर के सभी देह अंग की क्षमता घट जाती है। धीरे धीरे शरीर की जो क्षमता है, शरीर की जो कार्य करने की क्षमता, शरीर की जो कार्य की और संरचना है और उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घटने लगती है और इससे प्राणी की मृत्यु हो जाती है। उसमें क्षमता नहीं रह जाएगी धीरे धीरे, तो प्राणी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। ये था हमारा जीर्णावस्था। इसके बाद जीर्णावस्था के बाद जब हम पढ़ाएंगे वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जब आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।